जय हिंद दोस्तों। जो हमारे एसएससी की प्रीवियस ईयर वाली जो सीरीज चली हुई है उसमें उसमें आज हम एसएससी एमटीएस ये दोस्तों 2017 में पेपर हुआ था। एसएससी एमटीएस का पेपर है, उसका जीएस वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। और जीएस वाला पार्ट जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। जीएनपी का पूर्ण रूप इन्होंने पहला लिखा ग्रेट नेट प्रोडक्ट, और दूसरा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और ग्रेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस नेट प्रोडक्ट। तो ये जो है ना जीएनपी जो होता है आपका इकोनॉमी में, वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। एक जी आपका जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है। तो दोस्तों आपको इनको बेसिक इकोनॉमी से एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात हूँ, मैं जो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, इस सीरीज का स्टार्ट करने का पहले मैंने एमटीएस का पेपर लिया, फिर सीएचएसएल का ले लिया, फिर आपका एमटीएस का ले लिया। तो मैं पता क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं ये दिखा सकूँ कि जीएस ज़्यादा बड़ा हवा नहीं है। जीएस कहाँ से आ रही है पता नहीं है, सबका रोना यही रहता है। तो दोस्तों मैं इसलिए इसको फोकस करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि वही है, वही सब पूछे जा रहा है, बस आपको वही 4-5 पॉइंट पढ़ने हैं, उन्हीं से पेपर आ जाता है। देखो अब देख लेना, हम यहाँ से भी क्या करंट अफेयर्स पूछता है, कहाँ से क्या पूछता है, यही 10, 5, 20 टॉपिक उसके हैं, और कुछ भी नहीं पूछता। बहुत आसान है देखो ये क्वेश्चन, इसी वजह से मैंने एमटीएस को लगाया है। और फिर जैसे जैसे नियर बाई हमारा सीजीएल का प्रीलिम्स आएगा, वैसे हम बिल्कुल सीजीएल के ही प्रैक्टिस सेट करेंगे और अदर कोई नहीं लेंगे हम। लेकिन आयोग एसएससी एक आयोग है, और उस आयोग को समझना, उसके माइंडसेट को समझना, तब हम उसको क्लियर कर सकते हैं काफ़ी कम मेहनत में। दोस्तों आप मेरे साथ चलते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए इतना बस कि आप मेरी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि मैं आपको काफ़ी कुछ दे सकूं, एक आयोग के माइंडसेट को आपको समझा सकूं। विकास व्यक्ति के खाली स्थान को बढ़ाकर वास्तविक वृद्धि करता है। देखो जितने भी एसएससी की मैंने प्रैक्टिस सेट सोल्व किए हैं, अभी 3-4 जो किए ना, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है ना, केवल लैंग्वेज को चेंज कर दे रहा है, बस लैंग्वेज है ना जो चेंज कर दे रहा है, लेकिन टॉपिक वही है। यदि किसी आप इस टॉपिक को डीपली पढ़ लेते हैं तो समझ जाना कि देखो मेरा इस पेपर को सोल्व कराने का मकसद यही है। इस टेस्ट सीरीज का जो हम ये लेके चल रहे हैं, ये सीरीज, इस सीरीज का मकसद ये है कि आपको मैं एक आईने के रूप में दिखाऊं, यूपीएससी का माइंड सेट कराऊं, जो आपका एसएससी आयोग है उसका माइंड सेट दिखाऊं कि क्या है, क्या कहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है। लोग पढ़े जा रहे हैं, सारा दिन लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पता लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो ये है, यही क्वेश्चन इसका आंसर है कुल आय और जीवन यापन का मानक। ये बोलता है कि विकास व्यक्ति के खाली स्थान को बढ़ाकर, यानी जो विकास है ना वो व्यक्ति के आय को बढ़ाकर उसके जीवन स्तर को सुधारता है। इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है ये वाला, आप देखना, ये भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य है। जैसे जो हमारा रॉयल कंपटीशन क्लासेस वाला ग्रुप है यूट्यूब से टेलीग्राम पर, वहाँ आज हमने इसी पे डिस्कशन किया था। मैं ये पैट में भी क्वेश्चन आया था, डीपीट फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मैंने कितनी बार आपको बोला यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन रखता रहे पेपर में, कोई भी एग्जाम हो। तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ हैं, वे 11 ड्यूटीज़ हैं, और मैंने इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ये जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। इनको बाद में जब इमरजेंसी लगी थी आपके 70s के डिजिट में, और जब इमरजेंसी लगी तब स्वर्ण सिंह समिति का एक गठन किया गया, और स्वर्ण सिंह समिति का गठन करके स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश दी कि इन ड्यूटीज को हमें शामिल करना चाहिए। तो उनमें से 10 ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने संविधान में इंक्लूड किया गया, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके संविधान में जोड़ा गया, संविधान का भाग 4 के ए में। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 51 का के पार्ट है, ये और ध्यान रख लेना। ये 4 बात बताई मैंने, 4 बात को बता के क्वेश्चन ही बना देगा, वहीं ट्रैप कर देगा।
ठीक है। तो इसलिए आप इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। हमारी वीडियो पड़ी हुई उन्हें आप देख लेंगे ना, जीएस तो आप वहाँ से कवर कर लोगे। एक बार मेरे पे विश्वास करना, आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना, जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे आप उनको एक्सप्लेन करते करना, देखना, गूगल पे सर्च करना, तो आप जीएस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, आपको मेरे ऊपर बिलीव करना। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का तो हमारे पास प्रॉब्लम है, वो मैंने बताया ही आपको, जो कंटिन्यू देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हम थोड़ा सा कम टेक्नोलॉजी वाले टीचर हैं, कोई नहीं। फिर भी एक विधेयक को कानून बनाने के लिए खालिस्तान से गुजरना पड़ता है। जो एक विधेयक है ना, उस विधेयक को यदि हमें कानून बनाना है तो किस प्रोसेस से गुजरता है, किस से गुजरना आवश्यक है, वो पूछना चाहता है। देखो ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ देखो। पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है केवल राज्यसभा, फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और तीसरा है या तो लोकसभा या राज्यसभा। देखो मैं बताऊं, कोई भी विधेयक है जिसे कानून बनाना है, सबसे पहले या तो वो लोकसभा में जाएगा या वो राज्यसभा में जाएगा, और जब इन दोनों में से वो पारित हो जाएगा फिर राष्ट्रपति की परमिशन के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वो कानून बन जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस है ये। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही रखे जाते हैं, यानी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, तब उसको लोकसभा में रखा जाता है, फिर राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति के पास। तो यानी जो पूर्वानुमति के लिए विधेयक आते हैं उनका कानून बनना निश्चित है, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें पहले ही परमिशन दे देता है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने नौका घाट, ये नौका घाट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान करना, यहाँ फोकस करो, नौका घाट के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका ये लोथल वाला जो है, लोथल बंदरगाह जो है, ये नौका विहार के लिए, नौका घाट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यूपी पीसीएस में इसी बार पूछा गया, यूपी पीसीएस का 2022 का पेपर देखना, यूपी पीसीएस आप देखना जाके, यूपी पीसीएस का जो प्री पेपर हुआ ना उसमें यही था, और थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है, और उसमें ज़्यादातर लोग ट्रैप हुए थे, देख लेना आप जाके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किस वर्ष किया था? जो महात्मा गांधी ने जो रोलेट एक्ट का आह्वान किया था ना, वो 1919 में किया था, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो आह्वान किया गया था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा प्लीज़ प्यारे दोस्तों। ये देखो यहाँ देखो, इसमें क्या बोलता है कि शीतकालीन संक्रांति वर्ष की किस तारीख को होती है? जो शीतकालीन संक्रांति होती है, शीतकालीन संक्रांति वो किस तिथि को होता है? ये 22 जून वाले, जो 22 दिसंबर वाली तिथि है ना, जब देखो आपका जो क्रिसमस डे है वो 25 को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को ये मानते हैं कि 25 दिसंबर आपका क्या है, मतलब सबसे छोटा दिन है, लेकिन वो 22 दिसंबर की सही स्थिति होती है, वो सूर्य की और मकर रेखा कर्क रेखा वाला जो फंड है ना वो, तो ये शीतकालीन संक्रांति इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक मकर संक्रांति होती है, वो 14 जनवरी को मनाई जाती है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, ठीक है ना, खिचड़ी वाली वो। अच्छा इस क्वेश्चन में देखेंगे, एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और फिर वो पूछना चाहता है कि इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये पूछना चाहता है। देखो जो एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की संरचनाओं जैसी छोटी पत्ती क्या कहलाती है? जो फूलों की संरचना जैसी छोटी पत्ती होती है वो क्या कहलाती है? वो होती है बाह्य दल इसको बोलते हैं। ठीक है, 10th क्लास की जो अब बायोलॉजी में डायरेक्ट लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी, यदि आप 10th क्लास की पढ़ोगे, एनसीईआरटी 10th क्लास की बायोलॉजी की आप एनसीईआरटी विज्ञान वाली एक बार पढ़ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से, एसएससी तो वहीं से क्वेश्चन पूछता है, आपको और कुछ नहीं करना है, इसके लिए कोई कंटेंट नहीं पढ़ना है प्यारे दोस्तों। अच्छा, वायुमंडल में CO2 और O2 का संतुलन खालिस्तान के कारण होता है। जो CO2 है और O2 का जो संतुलन है
बैलेंस वो किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के कारण। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन का अर्थ है, उत्सर्जन का अर्थ क्या है? उत्सर्जन का अर्थ होता है अतिरिक्त में मौजूद पदार्थों का निष्कासन। अतिरिक्त में मौजूद पदार्थों का जो निष्कासन है वो उत्सर्जन का अर्थ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर्षण। घर्षण कम होने का सही क्रम कौन सा है? इसका है एक स्थैतिक घर्षण, फिसलन घर्षण और रोलिंग घर्षण। ये जो क्रम है ना, पहले स्थैतिक घर्षण होगा, फिर फिसलन घर्षण होगा और फिर रोलिंग घर्षण होगा। ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट क्रम है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। एक विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो जो भाप इंजन है ना, वो ऑलवेज आपका जो आपकी ऊष्मा ऊर्जा है, उस ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने से तब वो अपना जो भाप इंजन है वो वर्क स्टार्ट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपका ये, ASCII का पूरा नाम क्या है? इसके लिए देखो, मैं हमेशा किसी की भी, ये SSC हो गया, नॉर्मल वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं वो ज़्यादातर क्या पूछते हैं, वो यही तो पूछते हैं ज़्यादातर कि ये फुल फॉर्म पूछते हैं। और ये फुल फॉर्म हमेशा हम कहाँ से कवर करेंगे? जब हम किसी मंत्रालय की साइट को पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में कि कोई चीज़ें करंट अफेयर्स में रहती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर्स में रहता है, उन चीज़ों को पढ़ने से उनकी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो ASCII का पूरा नाम है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, समझ गए? ये इसका फुल नेम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धातु क्रम से रिलेटेड है। धातु क्रम की जो प्रक्रिया है वो क्या है? धातु क्रम की खाली स्थान की प्रक्रिया, जो धातु क्रम है वो किसकी प्रक्रिया है पूछ रहा है। धातु क्रम खाली स्थान की प्रक्रिया है। तो जो धातु क्रम है ना, वो अयस्क से धातु निष्कर्षण 10th क्लास की विज्ञान में, ये शायद जो प्रगलन विधि है ना, प्रगलन विधि, वहाँ धातु क्रम आता है। धातु क्रम के नाम से शायद एक चैप्टर है उसमें, केमिस्ट्री में, 10th क्लास के साइंस में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 91 है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा और मैं इसको पढ़ देता हूँ यहाँ से, आप थोड़ा सा मैनेज, यार कैसे, हाँ दिख गया। धातुओं में खाली स्थान होता है। देखो ये 91 जो ये वाला है, धातुओं में खाली स्थान होता है। धातुओं में क्या होता है, यहाँ देखो ये रेस के ऑप्शन इधर है, यहाँ ये फोकस करो। जो धातुओं में उच्च गलनांक और क्वथनांक बिंदु होता है, धातुओं में उच्च गलनांक और क्वथनांक बिंदु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पानी है जिसे पीने के लिए उपयुक्त कहा जाता है? देखो आप एक बात बोल सकते, ये पोर्टेबल पानी है, इसका आंसर है पोर्टेबल पानी। लेकिन आप एक बात समझ सकते हो इसमें, देखो दोस्तों आप एक बात क्लियरली समझ लेना कि ये हम MTS का पेपर कर रहे हैं, तो MTS में क्या विज्ञान ज़्यादा पूछा जा रहा है ना, जबकि SSC CGL का कर रहे थे और CHSL का कर रहे थे। CHSL और CGL में हमारा क्या था, वहाँ विज्ञान उतना नहीं था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपना ध्यान में रखें, ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है इस चीज़ का। तो निम्नलिखित में से किसे भारत की विद्युत वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय मोड और प्रतिद्वंदी पैकेज माना जाता है? ये जो आपकी उद्यय जो है, उद्यय, इसी को वित्तीय मोड और प्रतिद्वंदी पैकेज माना जाता है वितरण कंपनियों के लिए। पहली आधुनिक विद्युत एयर कंडीशनिंग इकाई का आविष्कार किसने किया था? जो विद्युत एयर कंडीशनिंग है, ये इस इकाई का आविष्कार सबसे पहली वाली का किसने किया था? इसे ध्यान रखना, पहली वाली बहुत जगह पूछ लेता है। तो जो विलिस कैरिर जो है, विलिस कैरिर, उसी ने इसका आविष्कार किया था। 2018 वाला करंट है, जो फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है, इसकी मेजबानी किसने की थी, कौन करेगा? तो यानी अब जो 2023 में जो होगा उसका कौन करेगा, आपको ये देख लेना चाहिए बस। इससे आप इस क्वेश्चन से, इसका आंसर तो उस टाइम ही रूस था, लेकिन दोस्तों अब आगे जो आपका CGL का या SSC का कोई भी पेपर होगा, उसके लिए केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि 2022-23 में जो फीफा वर्ल्ड फुटबॉल विश्व कप होगा, या अभी तो शायद विश्व कप फुटबॉल वाला है नहीं, हाँ
नेक्स्ट बार जब होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा वो देख लेना है आपको, और लास्ट बार जो हुआ है उसकी किसने की है, कौन टीम जीती है और कौन सेकंड बन रही है। अल्पना किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य लोक कला है। अल्पना ये लोक कला, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, दक्षिण राज्य जो उनके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। केरल, तमिलनाडु, इनके के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य बहुत जगह पूछता है। ये लोक कला है, तो ये पश्चिम बंगाल की लोक कला है अल्पना, ठीक है। अच्छा, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, किस पूरे, इसकी कोई नीड नहीं है ना, अभी ज़रूरत का है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिस इन द वेंडरलैंड, जो वेंडरलैंड है, एलिस इन द वेंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लुइस कैरोल है। यहाँ से आपको एक बात सीखना है, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं और आपके APJ अब्दुल कलाम हैं, इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट पुस्तकें, उनको आपको पढ़ लेना चाहिए, मतलब उनका देख लेना चाहिए कौन सी किसने राइट की है, तो वो पूछ लेता है। अच्छा, भारत के विकासात्मक समर्थन के तहत प्रशिक्षित अफ्रीकी देश के ग्रामीण महिला और इंजीनियरों के समूह को सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए क्या कहा जाता है। सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए सौर ममता कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे जो ये मतलब भारत के भी जो विकासात्मक समर्थन के तहत प्रशिक्षित अफ्रीकी देशों के ग्रामीण महिला सौर इंजीनियरों के समूह हैं, उनको सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए सौर ममता कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। कहाँ, अफ्रीकी देशों की बात करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये वाला क्वेश्चन, 250 किलोमीटर तुम कालुवा राजमार्ग म्यांमार को एक उपहार है जिसे खालिस्तान द्वारा बनाया गया। देखो ये MTS का पेपर है और इसका GS कितना हार्ड लग रहा है ना, इसका हार्ड कितना हार्ड लगा MTS का पेपर भी, और MTS 4th क्लास की नौकरी। जबकि CGL का जो हम देखते जा रहे हैं ना, मैं केवल SSC को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि CGL उतना हार्ड नहीं जितना लोग समझ रहे हैं CGL की GS, ठीक है। और इन्होंने देखियो MTS की GS कितना हार्ड है। तो SSC का कोई भी पेपर हो, ये GS का लेवल 4th क्लास का पेपर करा लो या ग्रुप A का B का पेपर करा लो, क्वेश्चन GS का लेवल उसी लेवल से का रखता है, तो यही आपको समझना है, इसीलिए मैंने इनको पेपर को रखा है 1-2 को। बाकी जैसे पेपर नियर बाई आएगा CGL का, उसका हम फिर स्पेशल CGL वाले लेंगे, सारे पेपर उन्हीं को सोल्व करेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो क्वेश्चन है 250 किलोमीटर तमुम कालुवा कलमीडो राजमार्ग म्यांमार को एक उपहार है जिसे खालिस्तान द्वारा बनाया गया है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है, ना कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके द्वारा नहीं बनाया गया। और म्यांमार की सेना का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होता है, इसका सी आंसर है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश करेंगे SSC CGL का प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर मिले, क्योंकि अब हमने 3-4 पेपर तो SSC के दिखाई दिए मैंने अलग अलग एग्जाम के। बाकी आप और इनका देखो एक बात हो रहा है, ज़्यादातर एग्जामिनर उसी टाइम के बेसिक क्वेश्चनों को रिपीट नहीं करता है, पिछले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिपीट कर लेता है, क्योंकि बच्चों सोचते हैं बच्चे का इतना ध्यान कहाँ रहा होगा, तो पिछले पेपरों को तो पिछले टॉपिक को तो रिपीट कर भी लेगा। करंट अफेयर्स में उन्हीं को रिपीट कर सकता है, करंट अफेयर्स में जो रिसेंटली पेपर होते हैं उन्हीं को रिपीट करता है। और जबकि आपका बेसिक है, बेसिक को थोड़ा सा पिछला को रिपीट करता है, ये आपको ध्यान कर लेना। और मेरा टेस्ट सीरीज सोल्व कराने का यही एक माध्यम है दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयोग को समझें कि ज़्यादातर टॉपिक कहाँ से उठा रहा है, इस चीज़ों पर मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ आपका। ओके बाय, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें।